इन निगाहों में मंजिलें हैं, सामने कठिन रास्ते हैं बहुत, लेकिन मैं हर मुश्किल से उलझ गया और मैं सबसे आगे निकल गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर डी प्रजापत और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी इन यूट्यूब चैनल के आज 11 अगस्त 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टडी इन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब चर्चा करेंगे उन प्रश्नों की जो कि हमने पूछा था पिछले वीडियो में। तो पहला प्रश्न था, 29 अगस्त को लॉन्च होने वाली विशेष कोड टू विन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो निरुपमा यादव के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, विशेष कोड टू विन। और बास्केटबॉल प्लेयर विशेष भृगुवंशी जो कि कप्तान भी है भारतीय टीम के, तो उनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। और इसके बारे में बेसिक डिटेल्स की चर्चा करें तो ये स्पोर्ट्स वुमन लेखिका है निरुपमा यादव, और उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। किस पर लिखी है? भृगुवंशी, विशेष भृगुवंशी जो कि बास्केटबॉल टीम के कप्तान है। और इस पुस्तक का प्रकाशन कौन करेगा? तो हाउस ब्लू रोज प्रकाशन पब्लिकेशन द्वारा ये प्रकाशित की जाएगी 29 अगस्त को। किस अवसर पर? राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर। और ये पुस्तक सभी बाधाओं का सामना करके और कप्तान बनने वाले 29 वर्षीय विशेष भृगुवंशी की कड़ी यात्रा पर प्रकाश डालती है। वे 2007 से भारतीय बास्केटबॉल टीम में प्लेयर हैं और पहली बार 2010 में भारतीय टीम के कप्तान बने थे। ये पुस्तक जो है खेल उद्योग को क्रिकेट की तरह भारत में जो अन्य खेल है उनकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना या फिर उनको प्रोत्साहित करने के लिए आकर्षित करना, ताकि खिलाड़ियों को उचित मार्गदर्शन मिल सके। अगला प्रश्न है, किस राज्य में परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों, हरियाणा में परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत की गई है। और राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने योजना को पंचकुला में आयोजित समारोह में लॉन्च किया है। और इस योजना के तहत 20 फरवरी को 20 परिवारों को परिवार पहचान पत्र सौंपे गए हैं। परिवार पहचान पत्र का उद्देश्य क्या है? हरियाणा में सभी परिवारों का एक प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डेटा तैयार करना। इस कार्ड को सभी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा और इस योजना से जरूरतमंद परिवारों को घर बैठे सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी मिल पाएगी। अब रिवाइज करेंगे पिछले वीडियो के प्रश्नों का। तो पहला प्रश्न था, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो हरदयाल प्रसाद को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न था, हाल ही में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त को मनाई गई है। अगला प्रश्न था, आईसीसी मैच T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, किस डिजिटल पेमेंट बैंक ने खुदरा विक्रेता और व्यापारियों की वित्तीय सुरक्षा के लिए दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक दुकान बीमा नाम से एक योजना लॉन्च करेगा और उसके लिए भारतीय एक्सा जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके साथ साझेदारी की गई है। अगला प्रश्न था, किसान रेल सेवा का शुभारंभ भारतीय रेलवे द्वारा कब से किया गया है? तो 7 अगस्त 2020 से किसानों की सेवा के लिए किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समीर शर्मा का निधन हो गया, वह जाने माने थे। तो ये टीवी अभिनेता थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न था कि सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। तो दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की गई है। और अगला प्रश्न था, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण बंद पड़े उन स्कूल के कारण जो बच्चे जिनकी पढ़ाई एब्सेंट हो रही है, तो उनके लिए महाराष्ट्र सरकार ने गूगल के साथ में समझौता करके ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया है। तो इस तरह से हमने रिवाइज कर लिया पिछली वीडियो के जो प्रश्न थे उनकी। अब जो है चर्चा करेंगे आज 11 अगस्त 2020 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उनकी। और उससे पहले हम बोलेंगे कि अगर आपने स्टडी इन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत किस देश में
क्वेकाज T2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा? तो रूस में आयोजित होगा क्वेकाज 2020 सैन्य अभ्यास और उसमें भारत हिस्सा लेगा। इसके बारे में चर्चा करें तो भारतीय सेना के 150 सैन्यकर्मी सहित नौसेना और वायुसेना के कुछ कर्मी रूस के अस्त्राखान में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय सेना जिसका नाम है रशियन क्वेकाज 2020 रणनीति कमांड पोस्ट अभ्यास में हिस्सा लेंगे। रशियन क्वेकाज 2020 को यहाँ पे स्पेलिंग चेंज करके क्वेकाज 2020 के नाम से भी जाना जाता है। और इस अभ्यास में हिस्सा लेने का निमंत्रण चीन, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की सहित अन्य मध्य एशियाई गणराज्यों के SCO सदस्य जो हैं 18 उनके अलावा 18 देशों को ये संदेशा भेजा गया है। अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में प्रसिद्ध डैश शर्ली एंड ग्रो का निधन हो गया। तो ये कौन थी दोस्तों? ये लेखक थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनके बारे में चर्चा करें तो ये प्रसिद्ध लेखक तथा पुलित्जर पुरस्कार विजेता शर्ली एंड ग्रो का हाल ही में निधन हो गया। शर्ली ने 6 उपन्यास और 4 शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी। उनकी पहली पुस्तक द ब्लैक प्रिंस 1954 में प्रकाशित हुई थी। उनकी चौथी पुस्तक द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए उन्हें 1965 में पुलित्जर पुरस्कार मिला था। और इस पुस्तक में अल्बामा में स्थित एक धनी इंग्लिशमैन और उसकी अश्वेत नौकरानी के बीच में जो रोमांस था उसके बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। उनकी एक अन्य पुस्तक थी जिसका नाम था द ब्लैक प्रिंस एंड द अदर स्टोरीज को 1956 में नेशनल बुक अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। अगला प्रश्न है, महिंदा राजपक्षे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो महिंदा राजपक्षे जो है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। और उनकी नियुक्ति के बारे में चर्चा करें तो जुलाई 2020 में राजनीति के ये 50 साल पूरे कर चुके हैं और इसके तहत वह 24 वर्ष की उम्र में संसद सदस्य के रूप में चुने गए थे। तब से उन्हें 2 बार श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। इस बार उनको चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। श्रीलंका की बात करें तो राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे और मुद्रा है श्रीलंकन रुपया। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कितने रक्षा उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है? तो 101 रक्षा प्रतिबंधों पर रक्षा उत्पादन है उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और क्यों लगाया गया, कैसे लगाया गया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की घोषणा के अनुसार भारत में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 101 रक्षा उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये निर्णय देश के रक्षा उद्योगों को प्रतिबंधित सूची में वस्तुओं के निर्माण का अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है। आयात पर यह प्रतिबंध 2020 और 2024 के बीच लागू किया जाएगा। चयनित 101 वस्तुओं में लगभग 260 योजनाएं शामिल है जिन्हें 2015 से 2020 के बीच में 3.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से त्रिसेवाओं द्वारा अनुमोदित किया गया था। और इससे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तथा भारत को आत्मनिर्भर बनने में भी मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस या फिर बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गैर जीवाश्म ईंधन के बारे में जागरूकता फैलाना है। और जैव ईंधन नवीनीकरण प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाले बायोडिग्रेडेबल तथा पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। इस दिन वर्ष 1983 में सर रुडोल्फ डीजल ने अपने पहले मैकेनिकल इंजन का सफल परीक्षण किया था और उनकी खोज से अनुमान लगाया गया था कि अगली शताब्दी में जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन का स्थान ले लेगा। और भारत में विश्व जैव ईंधन दिवस का आयोजन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। और केंद्र सरकार ने जून 2018 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को भी मंजूरी दी थी जिसका उद्देश्य क्या है? एथेनॉल को बढ़ावा देना। तो इस तरह से जो है विश्व जैव ईंधन दिवस प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संघलोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार जोशी को UPSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह आयोग के सदस्य हैं। जोशी वर्तमान संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे। यूपीएससी वह संवैधानिक निकाय है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस, भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस और भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस और अन्य विभिन्न सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। यूपीएससी की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत की गई है, जिसमें एक अध्यक्ष तथा 10 अन्य सदस्य शामिल होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की उम्र तक होने का होता है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी द्वारा ये पुस्तक लॉन्च की गई है। और इसके बारे में चर्चा करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कपड़ा महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक लॉन्च की है। दोस्तों, ये जो पुस्तक है जिसका नाम है स्वच्छ भारत क्रांति, ये पुस्तक पेयजल और स्वच्छता विभाग के जो सचिव है परमेश्वरन अय्यर, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक द स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन का हिंदी अनुवाद है। इस पुस्तक में 4 खंडों में स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का वर्णन किया गया है। पहला है सार्वजनिक वित्त पोषण, सेकंड है राजनीतिक नेतृत्व और तीसरा है भारतीय भागीदारी और चौथा है जन भागीदारी। और इस पुस्तक में अमिताभ बच्चन, अरुण जेटली, अक्षय कुमार, बिल गेट्स, रतन टाटा, सदगुरु तथा तौलीन सिंह द्वारा लिखित जो भी निबंध है उनके बारे में इसमें चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व कांग्रेस नेता नंदी येलैया का निधन हो गया है? तो दोस्तों, ये तेलंगाना के कांग्रेस नेता थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। पूर्व कांग्रेस नेता और तेलंगाना से 8 बार के सांसद रहे नंदी येलैया का हाल ही में निधन हो गया। वर्तमान में वह तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत हैदराबाद नगर निगम के एक नगर सेवक के रूप में की थी। वह पहली बार 1979 में सिद्दीपेट से लोकसभा के लिए चुने गए थे। वह 6 बार लोकसभा और 2002 से 2014 तक 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो पीएस रानीपसे को सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। पीएस रानीपसे को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि आरपीएस का महानिरीक्षक यानी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि आईजी नियुक्त किया गया है। वह उड़ीसा कैडर के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी है और इससे पहले वह उड़ीसा में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में भी कार्यरत थे। सीआरपीएफ की बात करें तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, एस्टेब्लिश्ड 19 जुलाई 1939 और आदर्श वाक्य है सर्विस एंड लॉयल्टी। तो अब चर्चा कर लेते हैं आपके लिए जो प्रश्न है उसकी। विश्व आदिवासी दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्राइबल डे कब मनाया जाता है? और अगला प्रश्न है, आईसीसी मैच T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और स्टूडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।